जय हिंद बच्चों। पाठ 6 इकाई 1 का अपन कर रहे हैं मानव अधिवास विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में। पिछले वीडियो में आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे खेद है। अब अपन शुरू करते हैं पाठ 6, जिसमें अपन कार्यों के आधार पर जो अधिवास है वो बांटा गया है 2 प्रकार में, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास अपन पूरा कर चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास क्या होता है? ऐसा नगरीय अधिवास या नगर वे हैं जिनमें जनता जो है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होती है। वो क्या होते हैं? नगर। और उनमें जो अधिवास बने हुए हैं या मकान बने हुए हैं उसको कहते हैं नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास के सबसे पहले अपन विशेषता करेंगे। तो ग्रामीण अधिवास की जो समस्याएं थी वो समस्याएं जाके कहाँ हल होती है? नगरों में। तो नगरीय अधिवास में वही समस्याएं क्या बन गई? उसकी विशेषताएं, क्योंकि उनका हल मिल गया उनको। तो सबसे पहले उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी क्योंकि उनकी समस्याएं हल हो रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगरों की तरफ आकर्षित होंगे, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाएगा। दूसरा, त्वरित गतिशीलता। उन्नतिशील हैं वे लोग, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा रोजगार उनको मिल रहा है, ज़्यादा सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, तो वो ज़्यादा उन्नतिशील हैं, गतिशील हैं। पक्की सड़कें एवं मकान पक्के हैं वहाँ पे गाँवों के बजाय। रोजगार की उपलब्धता गाँवों के बजाय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाँवों में ज़्यादातर जनता है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, जबकि शहरों में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक व्यवसायों में जो जनता है वो संलग्न है। यातायात के बहुत अधिक साधन हैं और यातायात साधनों के साथ साथ पक्की सड़कें हैं, तो यातायात के साधनों की वहाँ कोई कमी नहीं है। छठा जो है वो है उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधाएं। गाँव में मैंने अभी आपको बताया था कि गाँव में शिक्षा का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। पंचायत स्तर पर केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलते हैं। तो शहरों में क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सभी जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनकी व्यवस्था है। नगरों में आराम से मिलती है। गहन चिकित्सा सुविधाएं हैं। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, इसलिए उनका जो स्तर है, उन्नति का स्तर है, जीवन जीने का स्तर है, वो गाँवों से काफ़ी अधिक ऊंचा पाया जाता है। जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है शहरों में। श्रम विभाजन आप जानते होंगे कि किसी भी काम को अब स्तरों में बांट दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। जैसे हमने एक होटल खोला है, अब होटल खोला तो उसमें अगर उसको एक आदमी चलाता है, वही होटल के लिए सामान लाता है, वही उसको पकाता है, वही कस्टमर्स के लिए काम करता है, तो उसको बहुत जोर आएगा बनिस्बत उसके कि वो 3-4 आदमी ऐसे रखे कि एक सामान लाएगा, एक उसको पकाएगा, एक उसको सर्व करेगा, एक बर्तन साफ करेगा। तो इससे क्या है, वो काम बंट गया, तो समय की और उनके जो समय की जो है वो काफ़ी बचत होती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? श्रम विभाजन, जिसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो और अगला है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। शहरों में गाँवों की बजाय सामाजिक प्रगाढ़ता का पूर्णतः अभाव मिलता है। लोग एक दूसरे से कम जुड़े होते हैं, इसलिए तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर पैदा होता है। लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, क्योंकि एक जो वर्ग है वो काफ़ी विकसित हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, और एक वर्ग है वो काफ़ी नीचा रह जाता है। तो ये थी नगरीय अधिवास की विशेषताएं। आगे अपन पढ़ेंगे कि नगरीय बस्तियों के आधार, यानी कौन से ऐसे आधार है जिसके आधार पर एक बस्ती को अपन नगर कह सकते हैं। तो इसमें पहला जो आधार है वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या के क्या पैमाने हैं? जनसंख्या के पैमाने फिक्स नहीं है। कई देशों में बहुत कम जनसंख्या है पर अन्य सुविधाओं के आधार पर वो नगर बना हुआ है। कई जगहों पर जनसंख्या बहुत अधिक है फिर भी वो नगरों की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। तो अपन भारत के संदर्भ में अगर देखें तो वहाँ पे 5000 लोगों के साथ में प्लस 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का अगर घनत्व पाया जाता है तो उस बस्ती को हम नगर कहते हैं। दूसरा जो आधार है वो है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में अगर 50% से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्यों में या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं तो वो क्या कहलाएगा? नगर। परंतु भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 75% से अधिक जनसंख्या किसी बस्ती की अगर गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है तो वो एक नगर की श्रेणी में आता है। हाँ, तो बच्चों नगरीय बस्ती के आधार में तीसरा अगर अपन देखें तो वो है प्रशासनिक आधार, यानी उस बस्ती में या जो बस्ती जो नगर बनना चाहती है उसमें प्रशासन कैसा है। तो भारत के नज़रिए से अगर अपन देखें तो भारत में जहाँ कहीं नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है, वो जो बस्ती है वो नगरीय बस्ती के अंतर्गत आ जाती है। ब्राज़ील और बोलीविया के 2 उदाहरण आप किताब में दे रखे हैं। इनमें केवल और केवल प्रशासकीय आधार को ही नगरीय बस्ती का आधार माना गया है। अन्य किसी भी
आधार को उसमें शामिल नहीं किया गया है। कहाँ पे? ब्राज़ील और बोलीविया में। और उसके बाद में है चौथा जो आधार है वो है आवश्यक दशाएं, यानी कुछ ऐसे काम उस बस्ती में हो रहे हैं उनके आधार पर उसको वही नाम दे दिया जाता है नगर के आधार पर। तो जैसे कहीं पे पर्यटन उद्योग चल रहा है तो उस नगर को पर्यटन नगर बोल दिया जाता है। सेना है तो सेना नगर बोल दिया जाता है। किसी स्थान पर समुद्री पत्तन उद्योग है, बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है समुद्री पत्तन का, तो वहाँ पे उसको समुद्री पत्तन नगर बोल दिया जाता है। या किसी नगर में बहुत अधिक उद्योग लगे हुए हैं तो उस नगर को क्या नाम दे दिया जाता है? औद्योगिक नगर। तो इस तरह से 4 आधार हैं किसी भी बस्ती को नगरीय बस्ती बनाने के लिए: जनसंख्या, प्रशासन, आवश्यक दशाएं और व्यावसायिक संरचना। आगे अपन पढ़ें तो अगला टॉपिक है नगरीय अधिवासों के प्रकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें 4 प्रकार के इसमें नगरीय अधिवास हैं: नगर, महानगर, सन्नगर और मेगालोपोलिस। तो आपके क्वेश्चन भी इसमें से काफ़ी बन के आते हैं कि पूछ लिया मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, या सन्नगर के कोई 2 उदाहरण दीजिए, या सन्नगर की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा। तो इसमें जो अधिवासों के प्रकार हैं उसमें अपन पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है नगर। नगर का क्या आधार है कि उस नगर को नगर क्यों कहते हैं? तो उसमें जनसंख्या को आधार लेके ये वर्गीकरण किया गया है। तो जनसंख्या के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या या 10 लाख से कम जनसंख्या जहाँ पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? नगर। जैसे राजस्थान में अपन ले सकते हैं बीकानेर जो है वो नगर की श्रेणी में आता है। दूसरा अपन इसका प्रकार देखें तो वो है महानगर या मेट्रो सिटी। महानगर भी आता है कि महानगर किसे कहते हैं या मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, दोनों आपको नाम ध्यान में रखने। तो इसमें जनसंख्या का क्या आधार है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 50 लाख से कम की जो जनसंख्या है वो नगर क्या कहलाता है? महानगर या मेट्रो सिटी। अगर अपन इसके उदाहरण देखें तो जयपुर या जोधपुर आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादातर औद्योगिक, प्रशासकीय या शैक्षिक नगर जो हैं वो आते हैं। तीसरा अपन इसका प्रकार देखें तो वो है सन्नगर। सन्नगर देखो, ये एक चीज़ तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सन्नगर की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी या सन्नगर का जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने उपयोग में लिया। तो इसमें आप नाम देंगे पैट्रिक गिडीज, जिसने 1915 में सन्नगर का नाम दिया। उसके बाद में आप अगर इसकी परिभाषा देना चाहो तो इसमें परिभाषा क्या होगी कि 2 अलग अलग शहरों के जो आवास है वो अगर मिल जाएं एक जगह पे तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है? सन्नगर। जैसे दिल्ली गुड़गांव, अब दिल्ली गुड़गांव के बीच में काफ़ी कम जगह थी जो खाली थी, और समय के साथ में क्या हुआ, अधिवास जैसे जैसे बढ़े तो वो जो एक क्षेत्र है पूरा वो क्षेत्र क्या कहलाने लग गया? सन्नगर क्षेत्र। और दिल्ली, नोएडा या कटक, भुवनेश्वर, तो इस तरह के उदाहरण आप सन्नगर के अंतर्गत दे सकते हैं। नगरीय अधिवासों के प्रकार 3 पढ़ लिए अपन ने। महानगरों की अगर अपन बात करें तो भारत में वर्तमान में अगर महानगरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपकी किताब के अनुसार 53। इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी पूछा भी गया है कि भारत में महानगरों की संख्या 53। विश्व की अगर अपन बात करें तो विश्व में 2005 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 438 महानगर हैं, और वर्तमान में अगर अपन इनकी बात करें तो वो 600 से भी अधिक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसका लास्ट प्रकार बचा है वो है बृहत नगर या मेगालोपोलिस या विश्व नगरी। किसी भी नाम से आ सकता है कि मेगालोपोलिस किसे कहते हैं या विश्व नगरी किसे कहते हैं, या विश्व नगरी के उदाहरण दीजिए, बृहत नगर के उदाहरण दीजिए। तो इसकी अगर जनसंख्या के आधार पर इसकी परिभाषा कहें तो वो होगी कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको क्या कहते हैं? बृहत नगर, मेगालोपोलिस या विश्व नगरी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया शब्द का? जीन गॉटमैन। सन्नगर का पैट्रिक गिडीज और इसका जीन गॉटमैन 1857 में। और उदाहरण अगर अपन इसके देखें तो लंदन, टोक्यो, शिकागो, कोलकाता, मुंबई आदि इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। तो ये हो गया नगरीय अधिवासों के प्रकार। लास्ट इसमें टॉपिक बचा वो है नगरीय अधिवासों की समस्याएं। नगरों की अगर विशेषताएं हैं तो समस्याएं तो उसके साथ ऑब्वियसली होंगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अधिक जनसंख्या घनत्व, जो इसकी विशेषता भी है, और विशेषता से ज़्यादा क्या है समस्या? लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, जनसंख्या घनत्व काफ़ी बढ़ चुका है, उसके कारण दूसरी अपने आप ही समस्या पैदा हो गई, आवास की कमी। तीसरी अगर अपन देखें तो गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, उनको रहने के लिए जगह नहीं है और पैसा इतना है नहीं, क्योंकि नगरों की जो भूमि है, जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा महंगी है, हर कोई उसको खरीद नहीं सकता।
तो लोग क्या करते हैं, अस्थाई स्थाई कच्ची झोंपड़ियों में, स्थाई छतों में या अस्थाई छतों में, ऐसे घरों में रहने लग जाते हैं जहाँ पे एक घर में 10-10, 15-15 लोग रहने के लिए मजबूर हैं। उनको क्या कहते हैं, गंदी बस्तियाँ। महानगरों में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण प्रदूषण, लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा, तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है नगरों में। आगे उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, लोग उपभोग करने वाली जो वस्तुएं हैं लोगों की वो काफ़ी महंगी मिल रही हैं लोगों में। खाद्य पदार्थों में मिलावट, कुछ व्यापारी अपने थोड़े से फ़ायदों के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जिसका भुगतान हम सबको करना पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को करना पड़ रहा है। अपराधों का बढ़ता स्तर, लोग जाते हैं शहरों में रुपए कमाने के लिए, तो उनके हिसाब से उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, एक अन्य रास्ता ढूंढते हैं जिसमें कम समय में बहुत अधिक कमाई होती है, और वो अपराध का है। तो अपराध का स्तर जो है वो शहरों में बहुत अधिक बढ़ रहा है। चोरी, डकैती, ये सारे अपराध हैं वो शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता, ये विशेषता भी है और समस्या भी है। एक वर्ग काफ़ी ऊंचा निकल गया, एक वर्ग काफ़ी नीचे रह गया। सामाजिक असहयोग, लोगों में सामाजिक सहयोग बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे का सहयोग कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि एक दूसरे की जो उन्नति है उससे दूसरा जलन महसूस करता है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी, चिकित्सा सुविधाएं हैं पर उतनी नहीं जितनी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही, तो जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में अगर चिकित्सा सुविधाएं देखी जाएं तो वे काफ़ी कम है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा। तो ये हो गया नगरीय अधिवासियों की समस्याएं। आगे अपन इसमें टॉपिक करेंगे नगरीय गंदी बस्तियां, उनकी समस्याएं, उनके रहन सहन के बारे में। आपने कमेंट किया कि आपको 10वां पार्ट पढ़ना है, तो हम इसके बाद में इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 10वां पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको और भी चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।